नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया सर में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमें वो टेंस टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और टेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर टेंस का मतलब काल होता है। क्या होता है? काल। और इसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? इंडेफिनिट, या यूँ के दो प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको काफ़ी हद तक हमने समझने का प्रयास किया। आज हम इसको आगे बढ़ा रहे। कल हमने एस और एस के बारे में बात की। आज हम सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करेंगे कि पर्टिकुलर टेंस के अंदर सेंटेंस कैसे बनते हैं। एक बेसिक बात कर रहा हूँ, तो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बात करें? सेंटेंस फॉर्मेशन। कैसा फॉर्मेशन? सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि सेंटेंस है वो कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रीड की बात करूँ तो रीड के अंतर्गत स्पेशली यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और रूट कराते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम में होते हैं, हालांकि ये बेस होता है इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? बेसिकली मैं वर्ब ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? वर्ब ले रहा हूँ मैं सिंग। क्या ले रहा हूँ? सिंग। सिंग का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर सिंग का मतलब होता है गाना। इस वर्ब को बेस बनाते हुए मैं सेंटेंसेस की वो रचना करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं। क्या लिख रहा हूँ? मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। क्या लिखा? ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब वो गाना गाता है। अब इसके साथ में एस का क्यों प्रयोग हुआ, क्या रीज़न है, ये आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है सर, समझ गए। इसलिए ये हमारा सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हो गया? आप बोलेंगे सर ये जो सेंटेंस है ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा है? पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, और इसी सेंटेंस को मैं एक सेंटेंस के माध्यम से, या यूँ कह दो कि उसमें हम सब्जेक्ट सेम रखेंगे, वर्ब सेम रखेंगे, ऑब्जेक्ट सेम रखेंगे। एक ही वर्ब का प्रयोग करते हुए, एक ही सब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए, एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हुए हमें वो जो चारों सेंटेंस होते हैं, चार प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, उन चारों को समझने का प्रयास करें ताकि है वो आप इसका बेसिक समझ पाए। हमारा मतलब ये नहीं कि अलग अलग एग्जाम्पल्स देना। हमारा मतलब है कि एग्जाम्पल्स के माध्यम से, भले एक ही एग्जाम्पल हो, उस एक एग्जाम्पल के माध्यम से वो सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी रचना कैसी होती है, वो आप समझ सको। ये मैंने बात की पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? पॉजिटिव। इसी को मुझे नेगेटिव बनाना है तो क्या करूँगा? तो ही, अब मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो चूँकि ये सिंगुलर है इसलिए ही आएगा ही डज नॉट। क्या आएगा? ही डज नॉट। फिर यहाँ पर एस नहीं लगेगा। सिंग अ सॉन्ग। मैंने बताया था आपको। क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो और पॉजिटिव है, तब भी उसके वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग किया जाता है। अन्यथा पॉजिटिव के अलावा कहीं भी एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता, और उसमें भी शर्त है कि हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना बहुत ही जरूरी है। आपने कहा कि सर इतनी बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ में वर्ब के साथ में एस का यूज का। एस क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी। अब यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, सब कुछ है, लेकिन है कैसा? आप बोलेंगे सर नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने की वजह से इसके साथ में हमने वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये कौन सा हो गया सेंटेंस? आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आप इतनी बात समझ गए। अब मैं इसी को इंट्रोगेटिव में समझ जाने का प्रयास करूं तो वो किस प्रकार से लिखेंगे। बस करना क्या? इंट्रोगेटिव अगेन दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव के बारे में मैंने बात किया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले बात करूँ अपने क्लोज एंडेड की बात करूँ तो सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब आएगा डज, फिर अपना सब्जेक्ट आए। कौन आए? ही। उसके बाद में बात करूँगा किसके बारे में? वर्ब के बारे में। डज ही सिंग अ सॉन्ग।
बात समझ में आ रही है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब के साथ में मैंने एस ई एस का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर मैंने वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में मैंने व्यवस्थित तरीके से पहले आपको बता दिया कि एस और ई एस का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस आई मीन पॉजिटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब के साथ में किया जाता है। इस बात को आप भेजे के अंदर बैठा दो, इसके अलावा और कहीं भी नहीं किया जाता है, ठीक है। इसलिए आपको और कंफ्यूज नहीं होना कि सर एस कहाँ गया नहीं एस कहाँ गया, ठीक है। तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, अब चूंकि ये हमारा कौन सा है, इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पर लगेगा अपना क्या, क्वेश्चन मार्क लगेगा एक चीज। अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, इसी सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूँ तो मैं लिखने वाला हूँ डज ही नॉट, क्या बोला, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा, तो मेरा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, आप बोलेंगे कि सर केवल और केवल है वो नॉट का डिफरेंस है, आपने इस सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है इंट्रोगेटिव, लेकिन ये वापस इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव है, तो आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इस तरीके से आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। और ये केवल और केवल कैसा है, इंट्रोगेटिव है। बात समझ, इसको हम ऐसे लिखेंगे नेगेटिव और इसको हम लिखने वाले हैं पॉजिटिव, इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे ताकि अपना टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। मैंने बोला डज ही नॉट, इस यहाँ तो लिखा डज ही सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर एकदम सिंपल है और है क्या, ये है अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हो गया। और यहाँ पर डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर नॉट का प्रयोग होने की वजह से ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं सर, इतनी बात तो हम समझ गए। अब इसी को थोड़ा सा दूसरे वे में यूँ कह दो कि क्लोज एंडेड तो ये हो गया, ओपन एंडेड में कैसे लिखेंगे, तो इसको ओपन एंडेड में हम लिखने का अगर हम प्रयास करें तो इसको लिखेंगे कि क्या लिखने वाले हैं कि इसी को ओपन एंडेड में अगर हम लिखने का प्रयास करें तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम किसकी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट कौन है, हमारा पर्सन है। तो यहाँ से जब हम पर्सन के बारे में बात करें तो यहाँ से हमारा जो WS वर्ड निकल कर आएगा, कौन से WS वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक गाना गाता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये तो है। जब हम इसको WS वर्ड में लिखने का प्रयास करेंगे तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आप बोलेंगे कि सर उसमें आपका जो है वो यहाँ से, एक तो यहाँ से बना सकते हैं भाई कौन से आंसर कर सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं क्या से आंसर करते हैं। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि वॉट, क्या बोलूँगा मैं, वॉट डज ही सिंग, क्या बोला मैंने, यहाँ से मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, आपने बोला वॉट डज ही सिंग, मैं यूँ कह रहा हूँ कि वह क्या गाता है, तो आपका आंसर निकल कर आएगा अ सॉन्ग। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ गए कि WS वर्ड कैसे होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब अलग अलग कंडीशन के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसका हमने नाम दिया सेंटेंस फॉर्मेशन, क्या बोला हमने, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस की कैसे रचना की जाती है, इस बारे में हमने आज व्यवस्थित तरीके से इतनी बात समझी। इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, उनको आज अभी हम आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मैंने एक अभी तक है वो एक बहुत ही बेसिक बातों के बारे में बताया। आज हमारा इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेकर के हमारा थर्ड लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है, थर्ड। और इस थर्ड लेक्चर तक हमने ज़्यादातर हमारा जो कार्य रहा है वो रहा है इसका बेस बनाने पर। अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाने का प्रयास करें, तो हम बात करें कॉन्सेप्ट पर। किसकी बात करें, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट कौन सा, इसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। कॉन्सेप्ट नंबर पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर हम बात करें तो वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ये कि अगर हमें बताना है, क्या बताना है, अगर हमें बताना है रूटीन एक्शन, क्या बताना है, रूटीन एक्शन अगर हम बताना है, रूटीन एक्शन, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेंगे और कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट की बात करो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि रूटीन एक्शन बताना है, क्या बताना है, रूटीन एक्शन। इसको मैं थोड़ा सा एक अच्छी तरीके से लिख लूँ ताकि क्या ये चीज़ आप समझ पाए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, या यूँ कह दो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है, उसकी अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्सेप्ट, हम फर्स्ट की बात करें, किसकी बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। तो ये किस प्रकार से है, इसके अंतर्गत हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में हम देखने वाले हैं रूटीन एक्शन। कैसा एक्शन, रूटीन एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, रूटीन एक्शन।
रूटीन एक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये रूटीन एक्शन है वो कैसे हैं, किस तरीके से, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रूटीन एक्शन विद्यार्थियों 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करेंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अपना, यूँ बोल सकते हैं, रेगुलर एक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रेगुलर एक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकेंड हम बात करेंगे इरेगुलर एक्शन। कैसा एक्शन? इरेगुलर एक्शन के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्या? हैबिचुअल एक्शन। कैसा एक्शन? हैबिचुअल एक्शन। कैसा एक्शन? हैबिचुअल एक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैंने बताया कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करें और इसमें अभी हम कॉन्सेप्ट पर बात करें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि इसमें आता है रूटीन एक्शन। कैसा एक्शन? रूटीन एक्शन। और रूटीन एक्शन को देन हम 3 भागों में डिवाइड करके बांटेंगे, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन। आई थिंक आपको किताबों का अंतर्गत इस तरह से यूँ नहीं दे रखा है, डोंट वरी। ये मैं एक यूँ कह दो माला में पिरो करके आपको समझाने का प्रयास करूँ ताकि वो आपका समझना, आपका सीखना सरल हो जाए। एक टीचर का सबसे बड़ा जो मकसद होता है या यूँ कह दो कि सबसे बड़ा काम यही होता है कि स्टूडेंट को ईजी वे में समझाने का प्रयास करे। वहाँ पर आपका सीधा रैंडमली लिखा होता है, ये कहाँ लिखा हुआ, ये कहाँ लिखा हुआ, कोई नहीं सीक्वेंस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाने का प्रयास करूं ताकि आप कम समय में ज़्यादा सीख पाए। ठीक है सर, हमें समझ गए, कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाइए। उससे पहले इस जो रूटीन एक्शन होते हैं इसके अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है इसको लेकर के वो इसमें एडवर्ब्स को लेकर बात बनती है। किसको? एडवर्ब्स, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो एडवर्ब्स हैं जो मोस्टली यहाँ पर यूजेज होती है रेगुलर, इरेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस में, जो अपने एक्शन में जो एडवर्ब्स यूज होती हैं उनके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी एडवर्ब है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज। ये तमाम एडवर्ब हैं। क्या है? ऑफन। क्या बोला मैंने? ऑफन। आगे मैंने बोला अकेजनली। क्या बोला मैंने? जनरली। इसके अलावा मैंने बोला फ्रीक्वेंटली। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंटली। इसके अलावा मैंने बोला यूजुअली। क्या बोला मैंने? यूजुअली। मैंने बोला जनरली। क्या बोला? जनरली। इसके अलावा मैंने यूज़ क्या सम टाइम्स। क्या बोला? सम टाइम्स। ठीक है, और मैं इसके अलावा लिखने का मैं अगर प्रयास करूं तो मैं लिख सकता हूं स्कार्सली। क्या लिख रहा हूँ मैं? स्कार्सली। मैं लिखूँगा हार्डली। क्या लिखने वाला हूँ? हार्डली। आगे लिखूँगा मैं रेयरली। क्या लिखने वाला हूँ? रेयरली। क्या लिखा मैंने? रेयरली। आगे मैं लिखूँगा बेयरली। क्या लिखा मैंने? बेयरली। आगे मैं लिखने वाला हूँ सेल्डम। क्या लिखा मैंने? सेल्डम। नेक्स्ट हो जाएगा अपना नेवर। इस तरीके से मैंने आपके सामने ये लिखा। और भी अगर मैं लिखने की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ आपके सामने क्या? मैं लिख सकता हूँ आपके सामने एवरी डे। मैं लिख सकता हूँ एवरी नाइट। मैं आपके सामने लिख सकता हूँ एवरी वीक। मैं इसके अलावा लिख सकता हूँ एवरी मंथ। मैं लिख सकता हूँ एवरी ईयर। ठीक है, इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ ऑफ एंड ऑन। मैं लिख सकता हूँ इसके अलावा डे आउट एंड डे इन। इस तरीके से एवरी लगा करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तमाम है, मोस्टली मैंने आपको एडवर्ब्स बता दिए, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ की जाती है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि मैंने इसको इस तरीके से सजा कर क्यों आपके सामने लिखा। क्या मेरे पास में यहाँ जगह नहीं थी, लेकिन मेरा कुछ आपको समझाने का कॉन्सेप्ट अलग है, वो समझो। तो विद्यार्थी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर, क्या बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये एडवर्ब्स है, यहाँ से लगा करके ये एडवर्ब्स अगर आपके आ जाए पहली चीज़, तो इसके बाद में, इन तमाम के बाद में आपका ऑलवेज आती है क्या? वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्या तो बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गई। फिर बोल रहा हूँ कि यहाँ से लगा करके, क्या बोला मैंने? यहाँ से लगा करके यहाँ तक
अगर ये आ जाए तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि ये जो दी गई है तमाम, ये तमाम है, ये तमाम आपके सेंटेंस के एंड में आएगी। कहाँ आएगी? सेंटेंस के आपके एंड में आने वाली हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके हैं। क्या समझ गए हैं? आप ये समझ चुके हैं कि सर अगर यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये एडवर्ब्स आ जाए तो ये हमेशा वर्ब से पहले आती है, या यूँ कह दो इनके बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं कह दूँ कि अगर ये आ जाए यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से लगाकर ये मैंने एडवर्ब बताई है, ये एडवर्ब्स है, ये तमाम सेंटेंस के एंड में आती हैं। कहाँ आती हैं? सेंटेंस के वो अपने एंड में आती हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया, तो इस सेंटेंस के एंड में है वो, ये एडवर्ब्स है वो आती हैं। इतनी बात है वो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ से एक और मैं अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये जो आपको दिख रही है, क्या दिख रही है? ये वाली जो आपको एडवर्ब्स बेसिकली यहाँ से लगा करें, यहाँ से ये वाली, ये एडवर्ब्स है, ये ऑलरेडी है वो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। कैसी है? नेगेटिव है। अब चूँकि ये नेगेटिव है, कैसी है? इसको आप बोलेंगे नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। इसलिए यहाँ से दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। बेसिकली मैंने आपको बात बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक चीज़ याद रखना, मैं एक चीज़ को विद प्रूफ समझाने का प्रयास करूँगा। मैंने बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के, क्या बताया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भले हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, फिर भी उसके साथ में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की वर्ब के साथ में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक चीज़ क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है, नकारात्मक है। हालांकि यहाँ पर भी ये तमाम वर्ड, ये पूरे के पूरे वर्ड में जो आपको एक बार थोड़ा सा है, एक जो लाइन खींच रहा हूँ ये वाले, ये है वो नेगेटिव तो है, फिर भी इसकी कंडीशन है उसके बारे में बता दूँ कि नेगेटिव वर्ड्स होने के बावजूद भी इनके साथ में यानी कि इनके साथ में जो वर्ब आएगी, उनके साथ में आप एस या ई एस का प्रयोग कर सकते हैं। आपको करना है, वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन होगा तब करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि चूँकि ये नेगेटिव वर्ड हैं, कैसे वर्ड हैं? ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे वर्ड्स हैं? ये नेगेटिव वर्ड्स होने के नाते इनके साथ में है वो हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं? नॉट का प्रयोग कभी नहीं कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात समझ चुके होंगे। क्या बात समझ में आई? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ, उसके बाद में इसको मैंने अलग से हाईलाइट किया कि ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं, इसलिए इनके साथ में हालांकि नेगेटिव जहाँ होता है, जो नॉट का प्रयोग होता है वहाँ ऐसा ई एस का प्रयोग नहीं, लेकिन ये स्वभाव से ही अपने नेचुरल रूप से ही नेगेटिव है, इसलिए इनके साथ में जो वर्ब आती हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो उन वर्ब के साथ में एस और ई एस का प्रयोग अकॉर्डिंग टू नीड कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है वो नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहे हैं। अगर हम यूज़ करेंगे तो फिर वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा। एग्जामिनर ऐसा करके आपको दे सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके हैं। हाँ सर, हम इतनी बात तो समझ गए। अब आप एक काम कीजिए कि हमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कीजिए ताकि वो हम एक एक चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने बोला क्या लिखा आपके सामने? मैंने लिखा सोहन। क्या लिखा? सोहन। मैंने लिखा ऑलवेज। क्या लिखा मैंने? ऑलवेज गोज टू, क्या बोला मैंने? मार्केट। क्या बोला मैंने? मार्केट। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं तो आप आराम से समझ चुके कि सर ने बताया था कि जो वर्ब होती हैं, क्या होती हैं? वर्ब। उससे पहले कौन सी एडवर्ब्स का यूज़ करना है वो आप समझ चुके हैं कि मैंने बताया था। ऑलवेज वाला कॉन्सेप्ट जो ऊपर यहाँ मैंने लिखी थी, ये हमेशा वर्ब से कहाँ यूज़ की जाती हैं? पहले यूज़ की जाती हैं। तो इसका मतलब है आप इस बात को समझ चुके हैं कि एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सोहन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसलिए इनके वर्ब के साथ में ई एस का हमने प्रयोग किया है। तो इसका मतलब हुआ कि सोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल मीन्स सोहन हमेशा है वो कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। सेकंड सेंटेंस अगर मैं देने का प्रयास करूँ तो आप समझ पाएंगे। क्या पाएंगे? कि दे मैंने बोला
गो टू स्कूल एवरी डे। अब आप इस चीज़ से भी आप समझ रहे हैं मेरा अलग अलग एग्जाम्पल देने का उद्देश्य क्या है, इसको भी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। कैसे समझ पा रहे हैं, अभी देखिए सामने आपने बोला सर कि ये है वो अपना दे है। दे क्या है, आप बोलेंगे कि सर प्लूरल है, इसलिए इनके साथ में वर्ब के साथ में हमने एस और एस का यूज़ नहीं किया, ये भी प्लूरल हुआ है। क्योंकि मैंने बताया कि जैसा देश वैसा पेश, जैसा राजा वैसी प्रजा, यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। यह हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमारी वर्ब भी कैसी आई, हमारी वर्ब, ये तो एडवर्ब है, ये क्या है एडवर्ब है, मैंने अभी अभी आपको लिखा था। और हमारी वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आप समझ चुके हैं। ठीक है सर हम इतनी बात समझ गए। यहाँ पर गोस क्यों नहीं हुआ आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ये समझाना है कि यहाँ ये एडवर्ब लास्ट में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ इस एडवर्ब का नेचर है कि जो टाइम से रिलेटेड एडवर्ब्स होती हैं ये हमेशा है वो लास्ट में जाती है। मैंने अभी इससे पहले समझाया था। ठीक है सर हम समझ चुके हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिए। मैंने बताया कि मैंने बोला राखी, क्या बोला मैंने, राखी टैक्स स्वीट्स, क्या बोला मैंने, राखी टैक्स स्वीट्स आफ्टर मील। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो राखी है ना, राखी ये एबिचुअल एक्शन में आ जाए। राखी है वो लेती हैं, क्या लेती हैं, मिठाइयाँ लेती हैं, यानी कि वो मीठा खाती हैं, मिठाइयाँ खाती हैं खाना खाने के बाद में। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, हैबिचुअल एक्शन आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, हैबिचुअल एक्शन आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मैं यूँ ले लूँ, क्या लेता हूँ मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ आपके सामने। मैंने बोला अर्थ क्वेक, क्या बोला मैंने, अर्थ क्वेक्स कम, या यूँ कह दो थोड़ा सा यहाँ पर हम एडवर्ब का यूज़ करना चाहिए तो हम लिख लेंगे अर्थ क्वेक्स ऑफन कम इन नेपाल। क्या बोला मैंने, नेपाल, यानी कि नेपाल में प्राय भूकंप आते हैं कभी कभार आते हैं, यानी प्राय आते हैं। बात समझ आ रही है। तो चूँकि हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, कैसा है प्लूरल, इसलिए हमने वर्ब भी यूज़ की, वो प्लूरल वर्ब यूज़ की। मैंने कल के सेशन बताया था कि वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में हमेशा कैसी होती है, प्लूरल होती हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब सर आप इनको थोड़ा सा ना, मुझे यहाँ आपने बताया इनको हाईलाइट करके समझाने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों आप समझ रहे हैं कि यहाँ हमेशा जाता है, तो आप बोलेंगे सर ये रेगुलर एक्शन है। कैसा एक्शन है, रेगुलर एक्शन है। ये एक्शन कैसा है, रेगुलर एक्शन कैसा है, रेगुलर एक्शन है। ठीक है सर हमें इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर दे गो टू स्कूल एवरी डे, ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये भी कैसा है कि रेगुलर एक्शन है। कैसा एक्शन है, रेगुलर एक्शन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट मैं पूछूँ ये क्या, आप बोले राखी टेक्स स्वीट्स आफ्टर मील। राखी है वो स्वीट मील के बाद में, तो ये उसकी रेगुलर तो है, इसके अलावा है क्या, हैबिचुअल एक्शन है। कैसा है, उसकी आदत हो गई है, क्या हो गई, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन है यानी कि उसकी आदत हो गई है। तो ये हैबिट बता रही है, उसकी आदत बता है। अब तो ऑफन कम्स इन नेपाल, क्या नेपाल के अंदर रोज़ भूकंप आते नहीं आते, रोजाना नहीं आते, कभी कभार आते हैं। इसका मतलब है ये हमारा इरेगुलर एक्शन हो जाएगा। कैसा एक्शन हो जाएगा, इरेगुलर। कैसा एक्शन, इरेगुलर एक्शन हो जाता। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। तो मित्रों ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट इसका पढ़ा, और इसमें हमने देखा कि जो रूटीन एक्शन होते हैं उनको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, रेगुलर, इरेगुलर और हैबिचुअल एक्शन, और उन तमाम को एडवर्ब्स के माध्यम से समझने का प्रयास किया। यहाँ से आपका अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत चाहे पीसीएस हो या फिर सेंट्रल लेवल या फिर यूँ कह दो कोई भी एग्जाम्स हो, इट डजेंट मैटर, अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन देना है तो बाहर आएगा नहीं, क्योंकि मैंने एस और एस का कॉन्सेप्ट पहले बता दिया है और इससे आगे का है वो आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम वो आगे बढ़ते हैं, अगला हम कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की हम बात करेंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने का प्रयास करते हैं। सेकंड हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि अगर क्या बोलें, सेकंड कॉन्सेप्ट के अगर अंतर्गत हम ले रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात करेंगे। कैसे ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, कैसे ट्रूथ के बारे में हम बात करने वाले हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते क्या है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होते हैं अपने, अगर हम समझने का प्रयास करें
इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हुए बांटने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसके अंतर्गत ही आता है साइंटिफिक फैक्ट। क्या आता है? साइंटिफिक फैक्ट। क्या आता है? साइंटिफिक फैक्ट आता है। और इसके अंतर्गत ही अगर हम बात करने का प्रयास करें तो आता है क्या? मैथमेटिकल। क्या आता है? मैथमेटिकल। मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं ना, वो साइंटिफिकल फैक्ट्स हो गया, मैथमेटिकल टर्म्स हो गया, ठीक है, टर्म्स हो गया। इसके अलावा हम यूँ कह दो फिलोसॉफिकल। क्या बोलेंगे हम? फिलोसॉफिकल फैक्ट्स है। इसके अलावा हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ये आते हैं इनमें। तो इन तमाम फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस आप करने वाले हैं कि साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं या फैक्ट्स के, तो फिलोसॉफिकल फैक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, ये तमाम फैक्ट्स है वो किस में आते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। कौन से ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से मैं एग्जाम्पल उठाने का प्रयास करूँ तो देखो आपके सामने मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लेने का प्रयास करूँ तो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलूँगा कि द सन राइजेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या बोला मैंने? द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, टू एंड टू मेक फोर। क्या बोला? टू एंड टू मेक फोर। थर्ड में लिख रहा हूँ आपके सामने, मैंने लिखा क्या? लव चेंजेस। क्या बोला मैंने? लव चेंजेस अ पर्सन। लव चेंजेस अ पर्सन। ठीक है, लव चेंजेस अ पर्सन। ठीक है। अगला मैं लिख रहा हूँ क्या? अ साइड गेट्स। क्या बोला मैंने? साइड गेट्स क्वालिटीज़। क्या बोला मैंने? क्वालिटीज़ फ्रॉम हीज पेरेंट्स। फ्रॉम हीज पेरेंट्स। अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो एक दो और एग्जांपल लिखने का मैं प्रयास करूं। मैंने बोला कि द, क्या बोला मैंने? अर्थ। क्या बोला मैंने? द अर्थ मूव्स। क्या बोला मैंने? द अर्थ मूव्स अराउंड। क्या बोला मैंने? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्या बोला मैंने? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस चीज़ को आप समझ रहे पा रहे हैं कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मित्रों, आप अभी जो इस चीज़ को देख रहे हैं इससे आप ये समझ पाएंगे कि मैं किसको किस कैटेगरी में रखूँगा। हालांकि ये है सभी यूनिवर्सल फैक्ट है। देखो, दो और दो चार होते हैं, ये यहाँ पर भी होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक का मतलब होता है सब भूमि, यानी कि भूमि जितनी भी है सब जगह से संबंधित है, उसको बोलेंगे हम सार्वभौमिक। और ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, जो पृथ्वी पर, जो पूरे विश्व के ऊपर लागू होता है उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक। तो मैं आशा करता हूँ कि इस यूनिवर्सल ट्रुथ का आप मतलब समझ पा रहे हैं। इसका हिंदी में अगर हम मतलब देखने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है सार्वभौमिक। क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक सत्य। क्या मतलब होता है? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सर्व प्लस भूमि से मिलकर ये बना है सार्वभौमिक सत्य। बात समझ में आ रही है ना सर? इतनी बात समझ में। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये हमारा कैसा है? साइंटिफिक। साइंस ने ये इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि है वो। पहले लोग ऐसा, अब भी कुछ जिनको पता नहीं वो ये सोचते हैं कि पृथ्वी घूम रही है। एक्चुअली क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? द सन राइजेज इन द, पृथ्वी तो घूमती है, ऐसे यूँ सोचते हैं हम। सॉरी कि ये बताते हैं कि सूर्य है ना, अपने यूँ देखते हैं कि सूर्य है वो अपने सारा और घूमता है, ऐसा मानते हैं। जब मैं भी छोटा था उस समय मेरा भी यही मानना था कि सूर्य यहाँ से वहाँ जा रहा है, इट मीन्स सूर्य घूम रहा है। एक्चुअली ये है नहीं, घूमती कौन है? पृथ्वी घूमती है। तो ये चीज़ है, तो ये साइंस ने प्रूव किया। किसने किया है? साइंस। तो ये वैज्ञानिक सत्य हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसको कहाँ किस कैटेगरी में डालेंगे? आप बोलेंगे सर ये साइंटिफिक फैक्ट है। कौन सा फैक्ट है? साइंटिफिक फैक्ट। कैसे फैक्ट है? साइंटिफिक फैक्ट्स। ठीक है सर, ये साइंटिफिक फैक्ट है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। आप बोलेंगे सर ये मैथमेटिक। क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल। कैसे? मैटिकल, मैथमेटिकल, मैथमेटिकल फैक्ट है। कैसे फैक्ट है? मैथमेटिकल फैक्ट है, या फिर यूँ कह दो ट्रम है। कैसा ट्रम है? मैथमेटिकल ट्रम या मैथमेटिकल फैक्ट है। लव चेंजेज पर्सन है वो। देखो, फिलोसॉफी ऐसी कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य है ना, व्यक्ति होता है उसको है वो
प्यार है वो पूरी तरह से बदलता है। अब बदलता है या नहीं बदलता इसका प्रूफ कुछ नहीं, हम देख रहे हैं डेली लाइफ में कुछ बदला हुआ सा ऐसा लगता है कि जो प्यार में पागल, ऐसे कुछ गाना भी आपने सुना है। तो लव है वो सेंस करता है किसको, मनुष्य को, ऐसा है वो दर्शन शास्त्र में बताता है। इसलिए ये कैसा फैक्ट है, ये हमारा फिलोसॉफिकल कैसा है, फिलोसॉफिकल फैक्ट है। कैसा फैक्ट है, फिलोसॉफिकल फैक्ट है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड गेट्स क्वालिटीज फ्रॉम हिज पेरेंट्स। साइकोलॉजी क्या कहती है, मनोविज्ञान कहती है कि बच्चे के ऊपर है ना अपने माता पिता का प्रभाव पड़ता है। हालांकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बात बताई, लेकिन एक बात तो कॉमन है कि मनोविज्ञान ये तो बात फिक्स करती है साइकोलॉजी कि बच्चा अपने माता पिता से गुण है वो अर्जित करता है, गेन करता है, गेट करता है, ठीक है, उनको एक्वायर करता है किसके, माता पिता से, भले वो जिन के माध्यम से हो वो किसी भी तरीके से करता है। इट मीन्स इस चीज़ को साइकोलॉजी वो एग्री करती है। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए, इसलिए ये हो गया हमारा साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ हैं वो किसके और मूव्स करती हैं, तो आप बोलेंगे सर पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं। सपोज करो ये हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये है क्या, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, ठीक है। इस सूर्य के चारों ओर ये अर्थ है ना इस तरीके से वो परिक्रमा लगाती हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यहाँ पर भी लगाती है, पाकिस्तान में भी लगाती हैं, आप अमेरिका जाओ वहाँ भी लगाती हैं, इंग्लैंड जाओ वहाँ पर लगाओ, जापान जाओ, चाइना जाओ, इट डजेंट मैटर, सब जगह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, लगाती हैं और लगाती रहेगी। ये कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं सर, हम इतनी बात को व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा है यूनिवर्सल। इसमें है क्या, साइंटिफिक फैक्ट। क्यों, क्योंकि इस बात को है वो वैज्ञानिकों ने है वो सिद्ध किया है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं साइंटिफिक फैक्ट। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके हैं। मित्रों, मेरा आज विचार था कि मैं इस प्रेजेंट सिंपल टेंस है या इंडेफिनिट टेंस है इसको कंप्लीट कर लूँ, लेकिन समय भाव के रहते और इंग्लिश की सबसे बड़ी मैंने एक वीक पॉइंट विद्यार्थियों से देखा पाया कि विद्यार्थी ज़्यादा लंबा लेक्चर है वो नहीं देखना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं लेक्चर को आधे घंटे पर स्टॉप करना। बाकी में अगर आप देखना चाहें तो मेरे ऑफलाइन बेसिस में मैं घंटा 2-2 घंटा है, 2-2, 2.5, 1.5 घंटा रेगुलर क्लासेस लेता था। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं 8-8, 10-10 घंटे भी मैंने अलग अलग जगह पर मैंने पढ़ाया है। बट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक तो यहाँ का एक्सपेंडिचर आपको पता है, नेट वगैरह वो थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, प्लस चूँकि मैं मोबाइल फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर यह भी सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि फ़ोन का गर्म होना वगैरह, इस तरह की तमाम कंडीशन रहती है। और थर्ड, मैंने आपको जो बताया मेन पॉइंट है कि विद्यार्थी है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है इंग्लिश में। तो मेरा प्रयास रहेगा कि विद्यार्थियों को इंटरेस्ट डेवलप करें और इस तरह का यूनिक कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ मैं। और इसके अलावा अगर मैं बात बताना चाहूँ तो ये रहता है कि छोटा जितना होगा, यानी कि अराउंड 30 मिनट के आसपास होगा, तो वो आप आराम से, वो ज़्यादा छोटा भी नहीं हुआ और ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं हुआ। ये मैं एक मीडियम टाइम लेकर चल रहा हूँ, 25 हो सकता है या फिर यूँ कह सकते हो 30 या 35 के अराउंड, यहाँ पर 25 से 35 के 20 के अंतर्गत मैं इस लेक्चर को है वो कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ से फीडबैक है वो ठीक मिलता है और विद्यार्थी भी समझ लेते हैं, पढ़ने का भी आनंद लेते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे रीट की तैयारी करें, आप पटवार की तैयारी करें, आप ग्राम सेवक की तैयारी करें, LDC की तैयारी करें, आप RS की तैयारी करें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये भी इंग्लिश क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी जगह इंग्लिश सेम है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में अगर आपको आज का लेक्चर है वो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक, शेयर और YouTube को अपना जो चैनल है स्टडी विद लोहिया सर, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।